नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का शोधार्थी हूँ, वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे अनुसंधान के 4 पक्ष हैं। पहला ये कि जो प्रमुख महिला नाटककारों ने जो नाटक लिखा है उन पे अक्रॉस हिंदी बेल्ट में जो महिला या पुरुष निर्देशकों ने जो मंचन किया है उसका एनालिसिस करना है, तो उस पर बात करनी है। दूसरा, अगर उस क्षेत्र में किसी महिला निर्देशिका ने कोई नाटक लिख के अगर उसका मंचन किया है तो उसका एनालिसिस करना है। और तीसरा, अगर उस क्षेत्र उस राज्य में अगर कोई महिला नाटककार है उन्होंने नाटक लिखा और उस पर मंचन हुआ है तो उसका एनालिसिस करना है। चौथा कोर विषय ये है कि अक्रॉस हिंदी बेल्ट में जो राज्य हैं, जितने भी 9 राज्य हैं, कुल मिला के 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसके अलावा बंगाल आपका और महाराष्ट्र। तो इन जगहों पे जो प्रमुख वरिष्ठ डायरेक्टर्स जो हैं या रंगकर्मी हैं, इन्होंने हिंदी रंगमंच के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको लेखनबद्ध करना है। तो और उनकी सारे महत्वपूर्ण कार्यों को, जिसकी वजह से थिएटर जिंदा है, हिंदी रंगमंच बना हुआ है, उनको मुझे लिखना है अपने पीएचडी में, ताकि हमें ये पता चल सके कि हिंदी रंगमंच को बचाने में कितने महत्वपूर्ण लोगों ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले मैं बता दूँ, अभी हम बात कर रहे हैं जयपुर की एक्टर डायरेक्टर अर्शिया परवीन मैम से। हम मैम के पहले तो जानना चाहेंगे कि मैम अपने बारे में कुछ हमें बताएं। नमस्ते मैम, प्लीज़ हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। सर, मेरा जन्म जयपुर का ही है। 13 सितंबर 1987। एक मुस्लिम कट्टरपंथी परिवार में जन्म लिया है। जब होश संभाला तो ये पता पड़ा कि मैं किस तरह के माहौल में जी रही हूँ। मेरी जो प्रेरणा रही वो मेरी मदर रही, मेरी अम्मी। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जिस तरह के माहौल में वो खुद जी रही हैं तो इल्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक लड़के के लिए नहीं, एक लड़की के लिए भी। और मैं जिस तरह के परिवार में पली बड़ी हूँ वहाँ पर पढ़ाई का बिल्कुल भी माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाके, पापा के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई। 10वीं के बाद ऐसा था कि अब पढ़ाई छुड़वा देंगे और शादी करवा देंगे, लेकिन मम्मी कि नहीं, अभी ये पढ़ेगी, 12वीं भी करेगी और कॉलेज भी जाएगी। ये फैमिली में पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो दूसरे और जो लोग हैं परिवार में, उन लोगों को ये दिक्कत थी कि ये बाहर निकल रही है घर से। फिर आसपास के माहौल की जो सोच है कि देखो जा रही है, क्या करने जा रही है, पढ़ने जा रही है, इधर जा रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत बार सुनने को मिलती थी, लेकिन उन सब चीज़ों को परे रखते हुए मैंने जो एक चीज़ बहुत कम उम्र में सीखी कि पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ी थी, तो उनको भी अपनी घर की जिम्मेदारियां संभालनी थी। तो ऐसे में वो उनके मन में ये तकलीफ़ थी कि यार कम से कम मेरी बच्ची पढ़ाई करे। एक बड़े भैया हैं, एक मैं हूँ और एक छोटा भाई है। उनको हमेशा से ये था कि ये अपने पाँव पर पढ़ लिख जाए, शादी भी अपनी जगह है, पढ़ लिख जाएगी तो थोड़ा सा नाम कर जाएगी मेरा। कालांतर में 2012 में अम्मी गुजर गई। बहुत परेशानियां देखी उन्होंने कट्टरपंथी माहौल में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आई उनको। तो उनकी जो मेहनत मैंने देखी और समाज का जो रुख मैंने देखा, जब तकलीफ़ें आती हैं तो किस तरह से सबसे पहले अपने ही खून से जुड़े हुए रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं। तो वो चीज़ मैंने बहुत बारीकी से, बहुत करीब से वो चीज़ मैंने देखी। और रंगमंच के क्षेत्र में मुझे लाने का जो श्रेय है वो मेरे गुरुजी हेमचंद्र राजू तामनकर जी को है, जो इनकी मदर और मेरी मम्मी काफ़ी मिलना जुलना था उनका, तो गुरुजी का घर पे आना जाना था। तो गुरुजी ने मेरी घर का माहौल बहुत बारीकी से देखा। और मम्मी के जाने के बाद मेरे लिए एक रास्ता ये था, चूँकि मैं स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी ग्रेजुएशन के बाद में, एक रास्ता ये था कि या तो अब घर संभाल लो, क्योंकि पिताजी और छोटे भाई की जिम्मेदारी थी मुझ पे, या फिर कुछ कर गुजर जाओ।
गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला कि मम्मी के जाने के बाद जब डिप्रेशन में थी तो वो मुझे रंगमंच की ओर ले आए। जब रंगमंच में नहीं थी तो उससे पहले मैं कपड़े सिला करती थी। तो चूँकि गुरुजी तो इतने काफ़ी वर्षों से थिएटर कर रहे हैं तो मेरे पास कपड़े सिलवाने आया करते थे कि रे ये एक लेडी आर्टिस्ट है, इसका ये तो करके ये फाड़ के यहाँ पर दूसरा पेच लगा दे तू। वो सिलाई मशीन अभी भी है मेरे पास, मैं काम करती हूँ अभी भी वो। तो मुझे ही पता नहीं था कि रंगमंच क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मैं जिस माहौल में हूँ वहाँ रंगमंच को सोचना भी बहुत बहुत अलग बात है, ऊपर ही बात है। ये एक पजामा लेके आई हूँ, इसको एक काट के एक पाइचा छोटा कर दे और ये एक पाइचा है इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दे, और एक चुन्नी है इसको दो मिला के सिल दे इसको। मैंने कहा कर दूंगी सर। कह रहे पैसे वैसे कर। मैंने कोई नहीं पैसे, मैंने कहा इतनी सी चीज़ के लिए पैसे दूंगी क्या मैं। तो इस तरह का काम करती थी मैं, लेकिन कभी मैंने प्ले देखा नहीं। रविंद्र मंच के बारे में सुना था लेकिन कभी कदम रखा नहीं रविंद्र मंच के ऊपर। तो उस 2012 के बाद में जो गुरुजी जब मेरे को लेकर आए रविंद्र मंच पर, जब पहला कदम रखा 2012 में, तो ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ है। एक तो अपन फिल्में देखते हैं और एक ये स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं जहाँ मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं बोल पाऊँ। और आज वो 2012 से 2023 की जब मैं अपनी रंगमंची यात्रा देखती हूँ तो आज मैं मेरे गुरु की बदौलत एज ए निर्देशक के रूप में, एज ए एक्टर के रूप में मैंने अपनी सिर्फ जयपुर में ही नहीं देश भर में हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। एक मौका ऐसा आया कि मैंने दादा को बोला, मैंने कहा दादा मैं ये थिएटर वेटर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर का माहौल पता है, पिताजी मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे। कि कुछ नहीं, तू है ना कॉस्ट्यूम संभालने आ जाना, कि ये इस आर्टिस्ट की ये कॉस्ट्यूम तो ये तू करने के लिए आ जाना। मैंने कहा ठीक है दादा मैं परमिशन लेती हूँ, लेकिन आप मुझे एक्ट करने के लिए मत बोलना। मैं पीछे, आप मुझे झाड़ू लगाने को बोलोगे ना, मैं झाड़ू लगा दूंगी स्टेज की। फिर जब धीरे धीरे जब इस मेरे जो टीम के बाकी जो लोग थे उन्होंने मुझे इस चीज़ का एहसास होने नहीं दिया कि मैं किस माहौल से आई हूँ बाहर निकल के, उनका मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा। स्टेज की लाइट से लेकर म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, मेकअप, हर चीज़ मैंने सीखी अपने गुरु के साथ में। मेरे जो टीम मेंबर्स थे उनके साथ में सिर्फ एक यही शर्त थी कि दादा मैं थिएटर में आ रही हूँ तो मैं एक्ट नहीं करूँगी, बैक स्टेज का काम करा लें। और जब मैं पहली बार जब मैं लाइट करने के लिए गई पौड़ी गढ़वाल 2013 में, तो वहाँ पर जो एक लाइट सेट करने वाले थे रूम में, मैंने कहा सर मुझे ये लाइट सेट करवानी है। तो उन्होंने बोला कि आप मेल पर्सन को भेज दें। मैंने कहा सर लाइट मैं सेट करूँगी, आप मुझे बताएं कि आप कैसे करेंगे, आप तो लेडीज़ है। मैंने कहा सर मेरे गुरु ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है कि रंगकर्मी की कोई जात नहीं होती और मेल फीमेल नहीं होता, आर्टिस्ट होता है, तो आप मुझे बताएं। तो उस प्ले की जब मैंने लाइट वहाँ की, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पौड़ी गढ़वाल में थिएटर, और उस लाइट के लिए मुझे अपना पहला प्राइज़ मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बैक स्टेज ज़्यादा दमदार तरीके से कर सकती हूँ। और इस बैक स्टेज को सीखने के साथ साथ मुझे डायरेक्शन की जो बारीकियाँ सीखने को मिली वो मैंने ना तो कहीं पढ़ी, ना मैंने ये चीज़ें कि कोई मुझे बोल के बता रहा है। ये सिर्फ मैंने गुरु से सीखी कि डायरेक्शन जो है वो किस तरह से किया जाता है। डायरेक्शन में आपको सिर्फ उसको एक्ट करके नहीं बताना, आपको स्टेज, लाइट, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, सेट के साथ में आपको अपनी टीम को लेकर चलने का जो एक तरीका है, वो डायरेक्टर, एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान है ये। अब बात आई कि आज मैं अगर बात करूं तो नेशनल लेवल पर एक्टिंग के लिए भी कुछ ये ऊपर प्राइज़ लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता मैंने एक्टिंग कैसे कर ली। एक वक्त ऐसा आया 2014 में जब हमारा एक नेशनल था, उसमें हमारी जो आर्टिस्ट थी एक, उनके वो कोटा से थी, तो उनका कहीं पर पारिवारिक समस्याओं के चलते उनका नेशनल में जाना कैंसिल हो गया। तो मेरा ये था कि मैं रिहर्सल में भी प्रॉम्प्टिंग करूँगी, मुझे एक्ट के लिए बोलना ही मत आप, क्योंकि मुस्लिम्स में एक्टिंग वगैरह की मुझे इस तरह की परमिशन मिलेगी नहीं। तो ये सामने समस्या ये आई कि अब टीम का जाना कैंसिल हो गया, क्या करें 5 दिन बाद जाना है आपको। तो मेरी टीम में मेरे एक मेंबर थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मुझे ये टीम की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही। मैंने कहा एक बार
उसके बाद फिर आप मुझे कभी बोलना मत। मैंने कहा एक बार मैं चाहती हूँ अपनी टीम नेशनल में जाए और परफॉर्मेंस करके आए, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए कोशिश कर सकती हूँ? तो वो मेरे जो टीम के मेंबर थे ना, उनकी शॉकिंग था चेहरा उनका कि ये क्या कह रही हैं ये। मैंने कहा मैं कर नहीं सकती लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने जो मेरी 3 दिन तक जो रिहर्सल करवाई है, और मेरा एक ये था कि मैं जयपुर में नहीं करूँगी थिएटर, एक्टिंग नहीं करूँगी, बाहर आप करवा लेना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ कुछ पेपर वगैरह में छपता है तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे थिएटर करने की परमिशन मिल रही है। और इस बीच में सबसे बड़ी मेरी बात ये थी कि मैं बुर्का ओढ़ा करती थी। जब मैं 8th क्लास में थी तभी मुझे बुर्का पहना दिया गया था कि आपको पर्दे में रहना है आपको। लेकिन उस बुर्के के अंदर ना मुझे घुटन होती थी अजीब तरीके की। क्यों? क्योंकि मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ही क्यों पर्दे में रखा गया। नज़र तो किसी और की गलत है, तो मैं क्यों रहूँ पर्दे में। तो एक वक्त ऐसा आया जब मैंने बुर्का हटा दिया अपना। मैंने कहा मुझे पता है कि मेरा जो अदब है, मेरा जो पर्दा है वो मेरी नज़रों में है, और मुझे पता है कि मुझे अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट बनाकर रखनी है। तो वो जो 3 दिन की रिहर्सल हुई, उसके बाद जब हम लोग नेशनल में गए तो मुझे एक्टिंग का 3rd प्राइज़ मिला। तो वो मेरे लिए ऐसा, मतलब मुझे ऐसा है ना लगा कि मुझे ही प्राइज़ क्यों मिला, मुझे तो चाहिए नहीं कि अब ये प्राइज़ मिला तो मैं तो घर लेके जा ही नहीं सकती है, अब क्या करूँगी मैं इसका। तो वो प्राइज़ अभी भी मेरे एक जो टीम मेंबर है उनके घर में लगा हुआ है वो प्राइज़। और तब से लेके आज तक मतलब गुरु जी की, और मतलब मैंने सारी चीज़ें अपने गुरु से ही सीखी हैं। ऐसे नहीं है कि गुरु के साथ साथ मेरे जो टीम के जो लोग हैं, चाहे वो छोटे रहे हों, मुझे उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। तो मैम अभी घर वालों को पता है आप एक्टिंग करते हाँ, हो? अब तो घर वालों को पता है, क्योंकि अब तो जयपुर के पेपरों में भी काफ़ी बार साक्षात्कार हुआ है। तो उनको मतलब फादर को ही लगता है कि हाँ चलो ये कर रही है ठीक है, क्योंकि दूसरे जो कह रहे हैं वो कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहें। बस दादा से एक ही चीज़ सीखी है, इधर से सुनो इधर से निकालो, आप अपना लक्ष्य अपने सामने रखो, क्या करना है क्या नहीं आपको। और अगर आप रंगमंच से जुड़े हैं तो आपके अंदर समाज में बदलाव लाने की एक आग होनी चाहिए, जो शायद मेरे में कहीं ना कहीं थी। कि मैंने दादा को भी एक बार कहा, मैंने कहा दादा मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मतलब मैं एज ए थिएटर की या कुछ मेरी इतनी समझ नहीं है, मैं वो चीज़ लिखना चाहती हूँ जो मैंने मदर के जाने के बाद और इतने सालों में जो चीज़ मैंने देखी कि समाज में अपने जो लोग हैं वो किस तरह से बदलते हैं। और रंगमंच एक ऐसा माध्यम है समाज की कमियों को या अच्छाइयों को उजागर करने का। तो मैंने एक अपना एक्सपीरियंस लिखा था बस, जिसको मैंने मन तो है कि उसको मंचित करूं, और उसको नाम दिया था मैंने कलमे से लेकर काली तक। वो मेरा खुद का अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस है। मेरा ये मानना कि सबसे बड़ा जो धर्म है ना वो इंसानियत है, बाकी हर चीज़ परे है। धर्म जो है वो आपको जीने का सलीका सिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है धर्म आपको। और जो धर्म की बात करते हैं ना बाहर जाके, उनको असल में धर्म नहीं आता। धर्म हम अब परिवार में संस्कार तहजीब सिखाता है। धर्म आपको जीवन जीने का तरीका है। तो मैंने दादा के साथ रहकर एक चीज़ सीखी, क्योंकि दादा माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि पंचम वेद है ये, नटराज की उपासना है ये एक। तो आप इसको इबादत की तरह करो। और वाकई मैंने दादा की उस चीज़ को अपने मन में बिठा दिया कि मुझे इबादत करनी है। जितना मैंने रंगमंच को नहीं चुना, रंगमंच ने मुझे चुना है। तो ये एक चीज़ मैंने अपने अंदर बसा ली कि बस मुझे करना है। और बदले में पंचम वेद ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने ये कहा दादा को, मैं आज भी ये बोलती हूँ कि दादा बस मेरे पाँव ज़मीन पर टिके रहें। बहुत बार मौका आया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत बार मौका आया कि आप ये करें। मैंने कहा नहीं, मैं जयपुर नहीं छोड़ सकती। मुझे अपनी ताम्हनकर थिएटर एकेडमी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखना है। और इसके लिए मैंने अभी तक मेरी कोशिश जारी है, और नटराज की ऐसी कृपा है कि वो एक इमेज अभी बनी हुई है। और अब आज की परिस्थिति ऐसी है कि
दादा ने लेखन की बारीकियां सिखाई हैं। महिला सशक्तिकरण पर 2 नुक्कड़ लिखे भी हैं। कुछ कमियां हैं जो दादा के थ्रू पूरी हुई हैं। और अभी वर्तमान समय में मैं HIV पॉजिटिव बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। अभी जी मैम। एक ऐसा बच्चों का एक वर्ग है जो समाज के हाशिए पर है। एक 5 साल का बच्चा है जिसे HIV के बारे में नहीं पता, लेकिन उसे वो बीमारी है। अब वो बच्चा जिस मानसिकता के साथ बड़ा होगा तो उसके मन में ये सवाल कि ये मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ, आखिर मेरी इसमें क्या गलती है। इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो 18+ भी हैं। मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। उनकी जो मानसिकता है उसको रंगमंच के ज़रिए, ताकि वो भी समाज में जी सके, उनको भी उनका हक मिले कि हाँ हम भी बोल सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे जो बोल नहीं सकते थे अपने मन की बात किसी से, जो थिएटर उनको निकाल के लेकर आया और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। अभी हाल फिलहाल आगरा से फर्स्ट प्राइज़ लेकर आए हैं वो बच्चे। अभी वृंदावन गए हैं लेटेस्ट, और अभी 20 नवंबर को पटियाला जा रहे हैं नाटक रक्तबीज लेकर। वो पूरा बैक स्टेज का काम संभाल रहे हैं। एक नुक्कड़ नाटक है तब रमेंगे देवता, जो महिला सशक्तिकरण पर है कि गाँवों में आज हम समाज में समानता की बात करते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं महिला की स्थिति अभी भी वैसी ही है। ये एक हम दूसरे भारत की बात करते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये समान सिक्का तो है, चलेगा वो, लेकिन पहलू अलग अलग हैं। आज मैं अपनी बात करूं कि मैं रंगमंच कर रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली की ओर से आज़ादी है, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं अभी लगता है कि वो जो बंदिश है ना औरत के लिए, वो अभी भी बनी हुई है। मतलब आज भी मुझे अपनी घर से जब जाना होता है तो पिताजी को बता के कि पापा मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ। फिर कहीं ना कहीं एक भैया जब पूछता है कि पापा मैं जाके आ रहा हूँ, अच्छा ठीक है जाओ। तो वो मतलब एक स्तर पर जाने के बाद भी मुझे वो चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि एक फीमेल को क्या क्या दिक्कतें आती हैं अगर वो थिएटर कर रही हैं। और मैं ये कहती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा खुशनसीब ये है कि मुझे इस तरह के लोगों का साथ मिला, जैसे ईश्वर दत्त जी सर हैं। बहुत बहुत सपोर्ट रहा सर का कि नहीं बेटा करो, हम सब साथ हैं, करो आप। तो सभी ये यात्रा जारी है निरंतर। दादा से यही चीज़ सीखी है कि आप नहीं थे तब भी रंगमंच चल रहा था, आप हैं तब भी चल रहा है, आप नहीं होंगे तब भी रंगमंच चलता रहेगा। तो अगर आप में समाज में बदलाव लाने की इतनी कुव्वत है तो आप दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलो। अच्छा मैम, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने हिंदी रंगमंच के मतलब डेवलपमेंट में आपने जैसे कि नाटक लिखे होंगे, उनका मंचन किया होगा, अभिनय भी किया होगा, तो मैं जानना चाहूँगा कि उन नाटकों के नाम जिनमें अभिनय किया है या उनका डायरेक्शन किया, वो अगर आप बता सकें तो बड़ा अच्छा सर एक नाटक है नाटक रक्तबीज, शंकर शेठ जी का है वो। ये आपका एक्टिंग है इसमें? जी हाँ, इसमें मेरी एक्टिंग है। 20 से अधिक बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं इसमें। और एक नाटक है प्रहरी, जिसमें डायरेक्शन मेरा ही है। उसका 30 से अधिक बार मंचन किया जा चुका है राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें बैक स्टेज का पूरा काम, लाइट, म्यूज़िक, सेट, लेखन गुरुजी का ही है उसका। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक है तब रमेंगे देवता, प्रसाद लोकतंत्र का। तब रमेंगे देवता, ये नुक्कड़ नाटक लेखन भी आप ही का है? नहीं, इसमें ना लेखन गुरुजी का है। अच्छा जी, डायरेक्शन आपका है? जी हाँ, डायरेक्शन मेरा है। ओके। एक नाटक और है अंतर्द्वंद। जी। ये अंतर्द्वंद गुरुजी का ही लिखा हुआ है और डायरेक्शन मेरा ही है उसमें। एक नाटक है दिल की दुकान जी, उसका भी निर्देशन। दिल की दुकान निर्देशन इसका भी किया आपने? जी हाँ सर। मतलब लेखन की अभी कलम जारी है। एक बड़ा खूबसूरत प्ले है दानिश इकबाल जी का, सारा का सारा आसमान। जी। नटरंग में भी प्रकाशन है उसका। अभी उसके ऊपर काम कर रही हूँ मैं, पूरा फेमिनिज्म के ऊपर ही है वो। कौन सा नाटक में? सारा का सारा आसमान। ये एक पाकिस्तानी लेखिका रही हैं सारा शगुफ्ता। जी। दानिश इकबाल जी NSDN है, दिल्ली से ही हैं वो।
क्या इसका आप 2-4 मिनट बता सकती हैं? जी जिस हाँ, कहानी बिल्कुल का। सर, बिल्कुल सर। सारा शगुफ्ता एक ऐसी महिला की कहानी है जो हर बार पुरुष वर्ग से प्रताड़ित हुई है। पहले अपनी फैमिली में बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई, जो उनको शौहर मिले उनके, वो ऐसे मिले जिनके लिए वो सिर्फ एक जिस्म थी बस। कुछ वक्त वो उनके साथ रही, फिर दोनों अलग ना हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि मानसिक हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उनको पागलखाने में भर्ती करवा दिया गया। तो वो सिर्फ लिखती थी, सारा सिर्फ लिखती थी वो, कि मुझे लिखना है पुरुष के खिलाफ कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया और वो क्या क्या कर सकता है वो। एक वक्त ऐसा आया जब वो एक शायरा के रूप में जब वो लिखने लगी, तो एक शायर से जब उनकी मुलाकात हुई तो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उनसे निकाह पढ़ लिया उन्होंने। लेकिन वो भी वैसे ही निकले। एक वक्त ऐसा था कि जब उनको बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की लाश हाथ में थी, लेकिन जो शौहर हैं वो अपनी शायरी सुनाने गए हुए थे। जी। तो उन्होंने इतने पैने लिखे हैं कि मेरे पास तो मेरा सारा आसमान है, लेकिन उसे ढकने वाला नहीं है कोई। पूरा फेमिनिज्म के ऊपर है। अभी उसके ऊपर क्योंकि फीमेल कास्ट बहुत ज़्यादा है उसमें, और जयपुर क्योंकि वैसे तो महानगर है, लेकिन अभी भी रंगमंच के अंदर बहुत कम फीमेल्स को मौका दिया जाता है। अगर फैशन शो की अगर बात हो तो लड़कियां ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं बनस्बत इसके कि उनको थिएटर करना है। ओके। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति, जयपुर में हिंदी रंगमंच की स्थिति पे आपकी क्या टिप्पणी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? जयपुर रंगमंच बहुत अच्छा है। यहाँ पे हिंदी रंगमंच, महिला डायरेक्टर्स की कमी है बहुत यहाँ पे। हमारे यहाँ जो रविंद्र मंच है और जवाहर कला केंद्र, दोनों में बहुत फ़र्क है। रविंद्र मंच हम ये कहें कि हमारी घरेलू माँ है वो रविंद्र मंच, और जवाहर कला केंद्र आधुनिक माँ है। तो जो अपनी सीमाओं में रहकर जो बच्चे का विकास करती है वो रविंद्र मंच है। संरक्षण मिलता है। एक रुचि भार्गव जी हैं, महिला रंगकर्मी हैं सीनियर, वो भी डायरेक्शन कर रही हैं अभी। बाकी मेरा ये मानना कि फीमेल्स डायरेक्टर आनी चाहिए एक्ट के साथ साथ, अगर वो एक्ट कर रही है, या फिर ये है बात कि कुछ लोग आगे आने देना नहीं चाहते जी। और हिंदी रंगमंच, अच्छा इतना ही आप, और अच्छा ठीक है सर। मैम अगला सवाल है, इस राज्य में क्या कोई विशेष टिप्पणी करेंगे, मतलब राजस्थान में रंगमंच की स्थिति के बारे में कुछ? सर राजस्थान में बहुत कम है। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर थिएटर सक्रिय है। क्योंकि जयपुर जो है वो फोक जो है, मतलब लोक संस्कृति पर ज़्यादा है। फोक डांस है, फोक इंस्ट्रूमेंट है, तो थिएटर वाली जो सोच है वो अभी भी डेवलप होने में टाइम लगेगा जी। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टिकटेड शो चलते हैं, यहाँ पर टिकटेड शो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कभी अगर टिकट लगाते हैं तो मुश्किल से बहुत कम दर्शक आते हैं, और अगर फ्री हैं तो आसानी से मिल जाते हैं दर्शक यहाँ पे। जी मैम, मतलब आपके हिसाब से भी हिंदी रंगमंच समृद्ध नहीं हो रहा, उसी स्थान पे बना हुआ है कि जी, क्या? मतलब जयपुर चूँकि केंद्र है तो यहाँ पर थोड़ा पत्र पत्रिकाओं के ज़रिए उनको बहुत अच्छी जगह मिल जाती हैं, लेकिन बाकी जो और शहर है वहाँ पर रंगमंच नहीं हो रहा है इतना। जी जी, मतलब यही जो 5-6 जगह हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में हिंदी लेखिका, उपन्यासकार या नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रही हैं, आपको क्या लगता है? हिंदी लेखकों में तो उपन्यासकार या नाटककार हैं स्त्री विमर्श पर? फीमेल तो नहीं है सर। फीमेल नहीं है, मेल कोई मैम? हाँ, मेल है सर। एक है स्वर्गीय मदन शर्मा जी। अच्छा, अवसर नहीं रहे?
जी हाँ सर, नहीं रहे अभी वो। उन्होंने काफ़ी लिखा है। और कोई मैम याद आ रहा हो? एक अपने सरताज नारायण माथुर जी हैं, उन्होंने भी लिखा है। गुरु जी हैं हेमचंद तामनकर जी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी नाटक लिखे हैं। बाल रंगमंच के लिए भी नाटक लिखे हैं, लास्ट अल्टीमेटम। जी, किसने मैम? गुरु जी ने लिखे हैं वो, हेमचंद तामनकर जी ने। अच्छा। जी हाँ, उसका निर्देशन किया है मैंने। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन आपके हिसाब से? सर पुरुष निर्देशकों में एक अपने ईश्वर दत्त माथुर जी हैं, उनका नाम लिखें सर आप। एक हिमांशु झाकल हैं, नरेंद्र बब्बल जी हैं, सतीश शर्मा जी हैं। जी। गुरु जी खुद हैं इस क्षेत्र में अभी। और कुछ यंग ब्लड, जो यंग जनरेशन के जी कोई हैं? यंग जनरेशन में आप वो जवाहर कला केंद्र से हैं सर ज़्यादातर। जी हाँ। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक जो स्त्री मुद्दों से जुड़े लगातार मंचन कर रहे हैं, ऐसा कोई है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके संज्ञान में हो? नरेंद्र बब्बल जी आप नाम लिख लीजिए। नरेंद्र बब्बल सर जी। एक सतीश शर्मा सर हैं। अच्छा, सतीश शर्मा सर। जी। अच्छा, यहाँ पे स्त्री नाटककारों मतलब नाटकों तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद मंचन हो रहा, आपको कोई लग रहा? बहुत कम सर, बहुत कम हो रहा है सर, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बहुत जल्दी आर्टिस्ट लेखक भी बन रहा है और डायरेक्टर भी बन रहा है। ओके। तो स्वयं लिखित नाटकों का मंचन ज़्यादा कर रहा है। अच्छा मैम, ये एक सवाल था कि महिलाएं जो नायिकाएं हैं जी, उनके रंगमंच में आने से क्या रंगमंच की कोई स्थिति में बदलाव आया है, आपको लगता है? बिल्कुल आया है सर, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेंटलिटी में, मानसिकता में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जहाँ कुछ टाइम पहले इस तरह का माहौल था और कई जगह, खास करके जो जवाहर कला केंद्र जैसी जगह रही है, आपने तो वहाँ जाके देखा है सर, माहौल बहुत कम समय में प्रसिद्धि पाने का जो तरीका है, उसमें जो लोग तरीका अपनाते हैं कि डायरेक्टर से कैसे डायरेक्ट पहुँचो ताकि हम अपने को लीड रोल में ले सकें। तो ऐसे में जो दूसरी जो साथी कलाकार हैं उनके ऊपर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में जो बहुत कम आर्टिस्ट हैं थिएटर के क्षेत्र में, उनको भी फिर पीछे कदम करने पड़ते हैं अपने, क्योंकि काम के साथ साथ खुद की इमेज बना के रखना। जी। अच्छा, एक तो ये पक्ष हो गया आपका। दूसरा पक्ष ये कि जैसे पहले पुरुषों का जैसे एक्टिंग ज़्यादा करते थे, महिलाओं के आने से उस जो खाली रिक्त स्थान था उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि महिला का संप्रेषण और महिला की अदायगी और महिलाओं की भावनाओं का प्रस्तुतिकरण एक महिला ही सही तरीके से कर सकती है। पुरुष जितनी कोशिश कर ले नहीं कर सकता। भले एक्टिंग कर ले, हाव भाव कर ले, लेकिन जो संवेदनाएं जो फील करके महिला कर सकती है वो शायद पुरुष नहीं कर सकता। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें कोई बदलाव देखते हैं कि उस स्तर पे भी बदलाव नहीं आया है? मैंने जो चीज़ फील की है सर, क्योंकि मैं जब बैक स्टेज के साथ जब ऑन स्टेज आई तो मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि शायद ये पुरुष की भी मानसिकता रही है कि महिला का जो अभिनय है वो उनसे ऊपर ना जाए। ओके। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्ट के बाद में उनके व्यवहार में वो चीज़ झलकती है कि चूँकि प्रशंसा जब मिलेगी, मेरा अपना ये मानना कि जो महिला एक्ट कर रही है या जो दो लोग जो अभिनय कर रहे हैं, कि महिला का जब तक पुरुष का पात्र बराबर नहीं होंगे तब तक उसका ऊपर उठकर नहीं आएगा। तो मैंने जो चीज़ फील की कि नहीं, दोनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार क्योंकि
हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। बहुत बार ऐसी भी चीज़ देखने को मिली कि अरे यार ये बहुत ज़्यादा इनको मौका मिला, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनके रुख में चेंज आया कि नहीं अब हम इनके साथ नहीं करेंगे, वो दूसरे ले आए कि नहीं हम इनके साथ करेंगे। और कहीं पर ऐसे जो उन्होंने बहुत ताकतवर तरीके से दिया कि नहीं आपके साथ अगर काम करने का मौका मिल रहा है या महिला सदस्य के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो उनकी एक्टिंग में भी निखार आया है। और अभी पिछले 2-3 सालों में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग थिएटर को बारीकी से समझने लगे हैं, यंगस्टर्स भी। जैसे उनका एक था ये कहना कि हमें 2-3 महीने में सिखा दो, आप हम मुंबई चले जाएंगे। मैंने बेटा ऐसा नहीं होता, कोई भी आपको पैसे लेके एक्टिंग सिखा ही नहीं सकता। आपके अंदर एक्टिंग के जो गुण होते हैं वो उसमें निखार ला सकते हैं। तो बहुत लोग अभी चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ बारीकियों को सीखना ज़रूरी है। और इस वजह इसके कि एक फीमेल भी अगर डायरेक्टर के रूप में काम कर रही है तो उनसे भी सीखना ज़रूरी है। जी मैम। जी। अच्छा, महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में बदलाव आप देखती हैं? जी। आप एक मतलब आप तो मतलब ये बोल रही हैं कि यहाँ पे महिला निर्देशक नहीं के बराबर हैं। जी। तो मेरे ख्याल से उनके आने से जब नहीं है तो कोई फ़र्क तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ा होगा। आपकी क्या राय है? सर मेरी राय ये है कि मैं जिस मानसिकता के साथ काम कर रही हूँ कि अगर किसी संस्था में महिला कलाकारों को जो दूसरी आ रही हैं उनको अगर पारिवारिक माहौल मिलता है तो वो जुड़े रहना पसंद करती हैं। और कई जगह ऐसा है जहाँ पर चूँकि वैसे भी सीमित संख्या में है तो उनके ग्रुप का माहौल जो है वो किस तरह का है, ज़्यादा ओपन माइंडेड है या वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो मैंने इस कमी को दूर किया कि मुझे एक यहाँ तक कि जब वो कुछ फीमेल्स जब आती हैं तो मैं उनके परिवार वालों से बात करती हूँ, पहले आप मुझे बताएं कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी फैमिली को नहीं बता के आ रहे हैं, तो आप मुझे ये चीज़ बताएं, मैं उनसे बात करूँगी कि हाँ हम लोग ऐसे नेशनल में जा रहे हैं। तो ये मतलब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल के बच्चे थिएटर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत जल्दी सीखने के लिए। कॉलेज के बच्चे जुड़ते हैं, साथ में कुछ ऑफिस वाले हैं। तो जो कॉलेज के बच्चे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से बात कराएं, अगर रिहर्सल टाइम 4 से 6 है, 5 से 7 है, तो एक बार आप मेरे बात कराएं। अब आप घर जाएं अपने, और घर जाके आप मुझे फ़ोन करके बताइएगा कि आप घर पहुँचे नहीं। तो ये बहुत हेल्दी स्पिरिट से बच्चों ने इस चीज़ को लिया है। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में क्या परिवर्तन आया है? कथानक जो नाट्य की कहानियों में क्या फ़र्क आया है? जो नाट्य जिन पे जो बनता है उसमें क्या फ़र्क आया? क्योंकि पुरुष का नज़रिया अलग होता है नाटक लिखने का, महिला का एक अलग नज़रिया होता है, उसमें कोई परिवर्तन है? बिल्कुल सर, मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि महिला जब रंगमंच से जुड़ती है तो वो उसके साथ जो चीज़ें घटी हैं साथ में अपने, वो उस चीज़ को बदलने की कोशिश करती है वो। क्योंकि महिला भावात्मक बहुत होती है और पुरुष की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल होते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। वो महिला जितना बारीकी से उस चीज़ों को दर्शा सकती है, बता सकती है, चाहे वो भाव हो, चाहे वो एक्टिंग के रूप में हो, आँखों के रूप में हो, म्यूज़िक के साथ हो वो चीज़। पुरुष शायद उस लेवल पर नहीं जा पाए उतनी बारीकी से जितनी महिला उस चीज़ को बारीकी से समझती है। जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्त्री संबंधित विषय आया है जी, और स्त्री की अपनी समस्याएं आई हैं जी। ओके, स्त्री की जो समस्याएं शोषण से संबंधित हैं और भी जितने अभी तक शुरू से लेके आज तक जब तक मतलब आपका समाज बना है, स्त्री हमेशा ज़्यादातर दबा के रखी गई है, शोषित रही है, तो उसकी सारी समस्याएं अब आ रही हैं आपके अनुसार, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैम। अच्छा, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में फ़र्क क्या है? कहने के तरीके में, नाटक को कहने के तरीके में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? ये तो हो गया कि विषय वस्तु हो गई, जैसे मंचन में क्या फ़र्क आया है? कुछ मंचन करते समय उसमें आपको कुछ लगता है कि कोई परिवर्तन आया है, या कि आप? परिवर्तन यही देखने को मिला है सर कि जिस तरह महिला के ऊपर जब कोई जिम्मेदारी आती है तो वो जी जान से उसको पूरा करने की सोचती है, खूबसूरत तरीके से, मैनेजमेंट वाले तरीके।
तरीके से। शायद पुरुष में मैनेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा कम हो, लेकिन महिला उस चीज़ को बड़ा व्यवस्थित रखने की कोशिश करती है। तो अगर अभिनय के माध्यम से या डायरेक्शन के माध्यम से उसको ये सब करने का मौका मिल रहा है तो वो इन चीज़ों पर बहुत बारीकी से काम करती है। मैं अपना अनुभव कहती हूँ कि थिएटर मैनेजमेंट भी सिखाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता है, तो फीमेल उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और वो कोशिश यही रहती कि अगर मौका मिले तो वो उसका प्रदर्शन करके दिखाए, वो चाहे वो अभिनय के रूप में हो या फिर डायरेक्शन के रूप में हो। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए सरकार क्या भूमिका निभा रही है? सरकार का क्या योगदान है? किस तरह का योगदान आप देख रहे हैं कि जयपुर में? सर, पहले की अगर बात करें तो पहले जो योजनाएं चलती थी कोरोना काल के पहले, और चूँकि हम तो केंद्र में हैं जयपुर में, तो एक चीज़ मैंने अपने पर्सनली बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में जिसकी अंदर तक है ना पहुँच, मतलब मैं ये कहूँ सर, चाटुकारिता वाली जो बात है, तो उन लोगों के तो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं सर। ठीक है, वो तो अंदर जाके उनके मित्र भी बन जाते हैं, या कुछ ऐसे भी जो साठ गांठ करके कि हाँ आप हमारी फाइल पास करवा दें तो जो बजट का है उसमें से 10% आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और इस तरह के लोग कंटिन्यू अपने प्रोजेक्ट पास करवा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की नज़र में है तो वो लोग लिस्टेड हो गए कि ये मतलब यही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए कोरोना काल के बाद में कि आखिर ऐसा क्या है कि यही लोग हैं क्या जो सिर्फ थिएटर कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप में भी देखें, फाइलें जाती हैं, ढेर बन के रखी जाते हैं। मैं खुद जब अपनी इंडिविजुअल जब फाइल लगाने गई तो मेरी ये कि अगर फाइल कैंसिल कर दी गई कि आप कांग्रेसी हैं, आपकी सरकार आई है। मैंने कहा सर मैं कलाकार हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं अपनी फाइल लेकर आई हूँ। लेकिन यहाँ आप मैडम से जाके बात करें। मैडम से जाके बात की, मैंने कहा मैडम मेरी फाइल का क्या क्या हुआ कि आप बाबू से जाके बात करें। वो दिन का आज का दिन है, मतलब मैं हाथ जोड़ लिए कि इस तरह का गवर्नमेंट से सहायता लेकर कोई काम नहीं करना। आइए, तो मतलब सरकार कोई हेल्पफुल नहीं कर रही, फंडिंग नहीं है, फंडिंग वगैरह में डेटा तो बहुत है गवर्नमेंट के पास में, लेकिन पहुंच उन्हीं तक रहा है जो उनकी पहुंच तक है। मतलब कि सिर्फ गिने चुने लोगों को ही अनुदान दिया जा रहा है। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉल बनाने में, प्रदर्शन स्थल बनाने में, क्योंकि सबसे बड़ी एक थिएटर जो कर्मी है उसको नाटक प्रेजेंट करने के लिए हॉल बुकिंग, लाइटिंग की व्यवस्था, ये सब में बड़ी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल तो उसके बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे जयपुर की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब कि जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन के लिए हॉल, तैयारी के लिए जैसे करते हैं ना, रिहर्सल के लिए हॉल है कि नहीं, अगर है तो उसका क्या फीस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा सर वैसे रविंद्र मंच पर ही सक्रिय हूँ। मैम, रविंद्र मंच का क्या फीस है? सर रविंद्र मंच का, क्योंकि हमारी जो तामनका थिएटर एकेडमी है वो रविंद्र मंच से काफ़ी सालों से संबद्ध है, तो हमें छूट के साथ में बुकिंग दी जाती है। जो पुरानी जो संस्थाएं हैं, मतलब आपको क्या यहाँ पे क्या है मैम, क्या मतलब कितना पड़ता होगा एक प्ले को मंच मतलब करने के लिए कुल मिला के? हमारे यहाँ पर सर वैसे 3 थिएटर हैं रविंद्र मंच पर। एक मिनी ऑडिटोरियम है जो पृथ्वी थिएटर की तर्ज पर बना हुआ है, पूरा ब्लैक बॉक्स है, वो 150 की कैपेसिटी है उसकी, तो वो हमें 5,000 रुपये तक मिल जाता है वो हमको। अच्छा, ब्लैक बॉक्स की तरह? अच्छा, बॉक्स की ब्लैक, हाँ जी बिल्कुल, पूरा ब्लैक बॉक्स है। वो सिर्फ हमें वो मंच प्रोवाइड करवा देते हैं, बाकी सारा जो सब है सेटअप वगैरह सब सारी चीज़ें वो हमें खुद को अरेंज करनी पड़ती है। तो 5,000 सिर्फ फीस है? सिर्फ उसकी बुकिंग के ही लगते हैं सर, बुकिंग प्लस सिक्योरिटी मिला के उसका। और उसके अलावा मैम उसके अलावा मेन ऑडिटोरियम है रविंद्र मंच का, जो संबद्ध संस्थाएं हैं उसमें
जी 8-9 हज़ार रुपये में वो हमको मिल जाता है। और जो अदर्स हैं उनके लिए तो उन्होंने जो भी कमर्शियल जो रेट रखी हैं वो उनसे वो जी। लेते हैं। तो कुल मिला के एक नाटक को मंचित करने में कितना खर्चा लग जाता होगा आपको? आप मान के सारा चलिए कुछ सर, लाइटिंग का, म्यूजिक का, सब मिला के। आप ही मान के चले 1 महीने की रिहर्सल, चूँकि वो रिहर्सल हॉल हमको प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी बुकिंग अलग से लेते हैं वो लोग, तो 4 से 5 हज़ार रुपये उसका बुकिंग हॉल का अलग से चार्जेस होता है। उसके अलावा डेली का जो रिफ्रेशमेंट है और दूसरी चीज़ें हैं, कॉस्ट्यूम है, लाइट्स वगैरह है, मेकअप है, तो कुल मिला के आप माने कि एक प्रोडक्शन का 30 से 35 हज़ार रुपये हमको आता है खर्चा एक प्ले करने का। एक प्ले करने का। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इस तरह के पिछली बार इस तरह की लिस्ट जारी की कि किसी का अगर बजट लाख रुपए है तो उसको 25,000 रुपये दे दिए, और उन्होंने 25,000 रुपये में कर दिए नाटक। तो गवर्नमेंट को तो पता ही पड़ गया कि आपका लाख रुपए का बजट था ही नहीं, आपका तो 25,000 का ही था। तो उन्होंने जो लिस्टिंग की वो इसी के अकॉर्डिंग कर दी कि जो जितनी भी संस्थाएं हैं, मतलब बंदर बांट वाली बात से सबको बांट दो, क्योंकि उनको अपना बजट दिखाना है। और अभी रविंद्र मंच के उत्थान के लिए एक बजट पास किया गया था, आई थिंक 2 या 2.5 करोड़ का बजट है वो, ऑडिटोरियम के डेवलपमेंट के लिए, उसमें सुधार के लिए, वॉशरूम वगैरह है, ग्रीन रूम्स है, सीट्स वगैरह है, लाइट्स वगैरह हैं, तो उसके ऊपर वो अब काम शुरू होगा जी। जो राज्य सरकार की ओर से। जवाहर कला केंद्र का क्या फीस? वहाँ भी आप लोगों को परमिशन मिलता है प्ले? वहाँ तो सर क्योंकि वो प्राइवेट स्ट्रक्चर पे है वो, और चूँकि IAS लॉबी वगैरह सब लोग ज़्यादा पास में है, उस तरह का इस तरह का उसकी वो जिस जगह पर है तो वहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा है। मतलब आप ये मान के चलें कि 25 से 30 हज़ार रुपये उसका ऑडिटोरियम का बुकिंग लगता है। बुकिंग सिर्फ 25 से 30 है? 25 से 30 हज़ार रुपये उसका बुकिंग होगा जी। जी। और जो जवाहर कला केंद्र की ओर से भी जो योजनाएं चलाई जाती हैं, तो जो जिन लोगों ने लॉबी बना ली है वो उन्हीं लोगों में बढ़ जाती है, अंदर के अंदर फाइलों की छटनी हो जाती है। तो हम जो एक्चुअल में जो कर रहे हैं उनका नंबर नहीं हो पाता। तो जयपुर में यहाँ पे सिर्फ 3 संस्थाएं, रविंद्र मंच, तामरकर थिएटर एकेडमी और जवाहर कला केंद्र की और भी हैं? संस्थाएं तो बहुत सारी हैं। तामरकर थिएटर एकेडमी हमारी संस्था का नाम है। ओके। जी हाँ। मतलब और सरकारी जहाँ पे आप लोग रिहर्सल कर पाते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं? वो नहीं है सर, वो सभी अपनी अपनी पर्सनल प्लेस अरेंज करते हैं सब लोग। मतलब रिहर्सल प्लेस नहीं है आपके हिसाब से? रिहर्सल प्लेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर रविंद्र मंच पर 2-4 कमरे हैं जो वो बुकिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके। तो सिर्फ रविंद्र मंच है और जवाहर कला केंद्र आपके हिसाब से? जी हाँ, यहाँ पे? जी हाँ सर, आर्ट के क्षेत्र में। बाकी अभी एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना है जिसकी पहुंच आम कलाकार से बहुत दूर है। राजस्थान कल्चरल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कर लीजिए आप। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में बना है ये अभी। गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। इंटरनेशनल बुकिंग सेंटर? जी हाँ, बुकिंग काफ़ी ज़्यादा है उसकी, तो आम आर्टिस्ट नहीं जा सकता वहाँ पर। आम आर्टिस्ट नहीं जा सकता ना मैम? आम कलाकार को रिहर्सल के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि कमरे हैं 4 और संस्थाएं ज़्यादा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सरकार की भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर में जीरो है? एक तरह जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसका आर्ट पर बिल्कुल भी नहीं है फोकस। जवाहर कला केंद्र को बहुत बजट दिया जाता है लोक रंग, लोक फेस्टिवल, ये सब कुछ करने के लिए। अच्छा, आप सरकार से किस प्रकार की सहायता या अनुदान चाहते हैं? सहायता ये चाहते हैं जो पॉइंट में अगर बता जी बिल्कुल पॉइंट में सर, के जो पुरानी संस्थाएं या जो 10 साल से कम जो 10 साल से काम कर रही हैं उनको बुकिंग में छूट दी जाए। जी। जैसे हमारी तामरकर थिएटर एकेडमी है, वो हर साल राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता करवाती है। ऑल ओवर इंडिया से हिंदी भाषी नाटक आते हैं, तो हमको पर्सनल बुकिंग करवानी पड़ती है उसकी जी। हमारे अपने पैसों से। मतलब गवर्नमेंट से हमको कोई सहायता मिलती नहीं है बिल्कुल भी। 5 दिन का आयोजन किया जाता है
जो जन सहभागिता के साथ किया जाता है। 250 कलाकार 4 दिन तामनकर थिएटर एकेडमी के मेहमान होते हैं। हम अपने जिम्मे करते हैं उसको, गवर्नमेंट की ओर से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। तो कोशिश करें कि जो 10 साल पुरानी संस्थाएं हैं उनको इस तरह के आयोजन के लिए फ्री मंच उपलब्ध करवा दिए जाए। कुछ और नहीं तो जी हाँ। और मैम और कुछ फंडिंग में कोई हेल्प गवर्नमेंट से चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर फंडिंग, क्योंकि कोरोना काल के बाद में आर्ट जो सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल हुआ है वो कलाकारों का ही हुआ है। मतलब कलाकारों को फंडिंग किस तरीके से, एक आय के रूप में या नाटक को प्रेजेंट करने के लिए या सैलरी के रूप में या सहायता के रूप में, किस तरीके से? आप मंचन के रूप में ही करें सर, या ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऐसा शुरू ना करें जो सीनियर्स हैं या वो वर्क एक्सपीरियंस है या जिनका जो 15 साल से 20 साल से ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको, या जो सीनियर है उनको ऐसे पेंशन के रूप में शुरू ना करें राज्य सरकार। मतलब पेंशन आप जी या कलाकार पेंशन शुरू की जाए। और आप जैसे कि बोल रहे हैं यहाँ के रिहर्सल के लिए जगह नहीं है, फिर ऑडिटोरियम का भी अभाव है? ऑडिटोरियम के रविंद्र मंच के अलावा एक है बिरला ऑडिटोरियम है, तो उसके तो लाख रुपए बुकिंग है, तो वो तो बहुत मुश्किल है। वो कमर्शियल लोगों के लिए ही, जो कोई अगर आता है जैसे जयरंगम वगैरह है, भारंगम है, तो एनएसडी की ओर से ही वो सारा सब हिसाब किताब हो जाता है उनका। अच्छा, ये बिरला ऑडिटोरियम भी है यहाँ पे? एक वो कौन सा है सर, जयनाने की तरफ, महाराणा प्रताप, ये सब 2-3 ऑडिटोरियम है जो मतलब आम कलाकार नहीं कर सकता। वो महाराणा प्रताप भी है क्या कोई? महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम है एक ये सब, इनकी ऑडियंस भी अलग होती है, इनके पासेस के थ्रू, टिकट के थ्रू, ये सारी अलग ही हो जाती हैं ये सब। इनकी बुकिंग कितनी होगी महाराणा प्रताप के में? होगी सर 80-90 हज़ार का, 80-90 हज़ार रुपये। ओके, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ऑडिटोरियम सस्ता हो? ऑडिटोरियम सस्ता हो, और जो पुरानी संस्थाएं हैं कम से कम गवर्नमेंट उनके लिए तो कुछ सहायता करे, और कलाकारों के लिए पेंशन योजना चालू करें जो सीनियर हैं जी। या इस प्रकार से कोई कमेटी बनाई जाए कि कौन कौन लोग पिछले 5 सालों में 10 सालों में किसने राष्ट्रीय स्तर पर कितना नाटक किया है, उसके अकॉर्डिंग उनको अनुदान दिए जाए, ना कि ये कि जिनके अंदर तक पहुंचे उन्हीं की फाइलें पास हो रही हैं और कंटिन्यू हो रही हैं सर। और प्रोटेस्ट किया जाता है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पर उस चीज़ का असर नहीं है, क्योंकि ऊपर तक बात नहीं जा रही है। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आप देखते हो? बिल्कुल सर। क्या? उत्तर भारत में हिंदी रंगमंच ने समाज में तो बहुत बदलाव लाने की कोशिश की है और आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी लोग कम समय में प्रसिद्धि पाने के लिए जुड़ रहे हैं, तो जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, वो बननी चाहिए। क्योंकि यही एक तरीका है रंगमंच को ज़मीन से जिंदा रखने का। जी। तो जयपुर में हिंदी रंगमंच की ताकत क्या देखते हैं? क्योंकि कई लोगों ने बताया कि हिंदी रंगमंच वास्तव में देखे तो जो शौकिया रंगमंच जो करते हैं उनकी वजह से ज़्यादा बचा हुआ है। तो एक ताकत के रूप में बोलते हैं कि उनकी जिजीविसा और उनकी हर हालत में रंगमंच करने की इच्छा शक्ति एक ताकत है। आपका क्या मत है, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या स्ट्रेंथ है इसकी? सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे रंगमंच ने बहुत ताकत दी है। व्यक्तिगत रूप में जीवन जीने की दिशा को बदला है, मेरी सोच में बहुत बदलाव आया है रंगमंच के माध्यम से, और मेरी कोशिश रहती है कि जो संकुचित सोच है, जो भरी हुई हैं चीज़ें, उनको इसके ज़रिए बाहर निकालें, रंगमंच के ज़रिए। और कुछ जो युवा लोग हैं वो पढ़ना लिखना, किताबों से दूर हो गए हैं। आजकल की जो शैली आ गई है जीवन जीने की, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो उनको किताबों से जोड़ना, साहित्य से जोड़कर रखना, उसके बारे में बताना। तो हम वक्त पर परिचर्चा करते रहते हैं। जो यूथ है, जो 15 साल से ऊपर के जो हैं बच्चे, उनको हम रंगमंच के साथ जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस विरासत को आगे लेकर जाएंगे।
तो ठीक है, ये तो मैम अब एक प्रक्रिया की बात बोल रही हैं। मैं स्ट्रेंथ ताकत में मैं क्या लिखूं, मतलब हिंदी रंगमंच की ताकत आप क्या देखती हैं? लोगों का जुनून या आप लोग की इसको बनाए रखने की इच्छा शक्ति, मतलब कुछ स्ट्रेंथ होगा, या यहाँ के कोई प्रसिद्ध चेहरे जिन्हों की वजह से जयपुर जाना जाता है या हिंदी रंगमंच बचा हुआ है, बना हुआ है, वो उसके बारे में कोई? बिल्कुल सर, एक हैं नरेंद्र गुप्त जी। मेरी उनसे काफ़ी इस चीज़ को लेकर चर्चा हुई है, जो CID फेम रहे हैं, डॉक्टर सालुंखे जी। हाँ, हमारे जयपुर के ही हैं। इरफान खान स्वर्गीय, जो गुरुजी के शिष्य रहे हैं। पहला प्ले गुरुजी के सानिध्य में किया उन्होंने, त्रिशंकु। इसके बाद अनूप सोनी है, स्मिता बंसल है। अच्छा, अनूप सोनी भी यहीं के? जी हाँ, जी हाँ, अनूप सोनी जी यहीं के हैं। स्मिता बंसल जी भी यहीं की हैं। भानु भारती जी। मैं बस ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अगला सवाल है कि अभी तक जो रंगमंच था उसमें आज के रंगमंच में किस तरीके का बदलाव आया है? जिन पक्षों को मैं जानना चाहता हूँ, तकनीकी के पक्ष में पहले के रंगमंच और आज के रंगमंच में क्या बदलाव आया है, लाइटिंग के संदर्भ में क्या बदलाव आया है, मंचन पहले और आज के मंचन में क्या बदलाव आया है, प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन पहले जो प्रयोग होता था और आज जो प्रयोग होता है उसमें क्या फ़र्क आया है, संवेदना प्रदर्शन में तकनीक, क्योंकि कभी कभी होता है कि लाइटिंग का प्रयोग होता है चेहरे में एक्सप्रेशन या इमोशन ज़्यादा डार्क करने के लिए, लाने के लिए, तो ये पक्ष हैं। तो पहला पक्ष ये मैं जानना चाहूँगा कि पहले के रंगमंच से अब के रंगमंच में तकनीकी पक्ष में क्या आप बदलाव देखते हो? सर, टेक्निकल तो बहुत बदलाव आए हैं। जहाँ पहले ऑडिटोरियम्स की कमी थी, ऐसे म्यूज़िक और लाइट की जो सुविधाएं मिली हैं, उससे जो नाटक है वो ज़्यादा प्रभावी बनने लगे हैं। जी। लाइटिंग के बारे में कुछ पहले और अब आज के बारे में कुछ मैम? सर, अब जो LED लाइट्स का और कंप्यूटरीकृत जो लाइट्स आई हैं, तो जो पुराने जो लोग हैं उनको ये चीज़ें सीखने में काफ़ी मशक्क़त करनी ना पड़ी। जैसे रविंद्र मंच पर बहुत पुराने जो लोग हैं जिन्होंने डीमर के थ्रू लाइट चलाई हैं, तो उनको अब वो कंप्यूटरीकृत लाइट सीखने में थोड़ा टाइम लगा जी, लेकिन वो सुविधा युक्त भी रही वो चीज़ें उनके लिए। और आज हम जब उनके साथ काम करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं उसकी बारीकियां बताते हैं जी, कि आप अगर चाहें तो आप टाइमिंग के साथ लाइट सेट कर सकते हैं और आप इस बटन को दबा के छोड़ दें तो अपने आप आपके स्टेज पर लाइट जलती रहेंगी। मैंने कहा इतना टेक्निकल कैसे, कि उसमें ये है कि आर्टिस्ट को अपने कदम गिनकर ही चलना पड़ेगा कि अब इतने सेकंड के बाद ये लाइट चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये कि अगर ज़रा सी भी टेक्निकल कोई कमी आई कदम चलने में, तो लाइट आर्टिस्ट का पाँव इधर है और लाइट जल रही है इधर। मैं इतना भी कंप्यूटराइज नहीं होना है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टिंग है। मतलब कि मैनुअल भी आज उतना इम्पोर्टेंट है जितना पहले होता था। जी मैम, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे देखते हैं आप थिएटर में पहले और आज? सर, इन दिनों ये वर्ड बहुत ज़्यादा सामने आने लग गया है। किसी भी कृति की अगर आत्मा समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसको एक्सपेरिमेंट कर दो उसके ऊपर। ओके। कि बहुत बार के बहुत एक खूबसूरत प्ले देखने को है ना मिला मुझे, कि आग जलाने का सीन था कि आग जलानी है। तो अगर लाइट की अच्छे से अगर बारीकी जानकारी है तो वो रेड और येलो कलर को मिला के भी आग का इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। क्योंकि हम एक घटना से बचे हैं कि कुछ लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा जुनून रहता है कि वो ओरिजिनल आग दिखाने लग गए। वो मतलब मैं अपने मिनी थिएटर का किस्सा बता रही हूँ सर, कि उन्होंने ओरिजिनल मशाल जला दी और उस मशाल जलाने को चक्कर में उसका हाथ जल गया। तो कुछ लोगों को ये चीज़ समझनी है कि हाँ, लाइट और इसके थ्रू भी हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। ये जो प्ले के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने की बातें आजकल कर रहे हैं लोग के, जो खुद की जो डायरेक्टर की थॉट है ना, वो उसके अंदर डाल देते हैं। वो जो प्ले है वो बिल्कुल अलग हो गया उस सोच से।
संवेदना में तकनीकी के प्रयोग के बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है? सर, जो इमोशंस हैं वो लाइट और साउंड के साथ ज़्यादा इम्पेक्टिव आते हैं सर। अगर लाइट का बारीकी से ज्ञान है और जो आर्टिस्ट है अभिनय करने के साथ साथ अगर लाइट के प्रभाव को समझ रहा है, म्यूज़िक के इफ़ेक्ट को समझ रहा है, तो वो दर्शक से ज़्यादा बहुत अच्छे से जुड़ता है वो। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना महत्वपूर्ण वक्त दिया और मेरे सारे सवालों को जो कि मेरे अनुसंधान से संबंधित है उनका बहुत ही गहराई से जवाब दिया। अभी हम बात कर रहे थे जयपुर की एक्टर और डायरेक्टर अर्शिया परवीन मैम से, जिन्होंने बहुत ही गहराई से मेरे सवालों का जवाब देते हुए मेरी सारी शंकाओं का समाधान किया। मैम को बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू मैम।